हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा। ये क्वेश्चन मतलब मैंने खुद ही बनाया एंड आई टॉक अबाउट द अप्रोच कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि हाउ इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एंश्योर्ड इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्टिंग इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है कि इंडिया में कैसे एग्जिस्ट करती है चेक्स एंड बैलेंसेस। और द क्वेश्चन कैन बी अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और ये इंश्योर कैसे होती है। तो अब इससे रिलेटेड कैसे भी आगे पीछे करके आपसे ना क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो द पॉइंट इज कि वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, टू बिगिन विद सबसे पहले तो अपन इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लेन अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस। थोड़ा हम इसके क्लासिकल व्यू पॉइंट पे जाएंगे जब हम मॉन्टेस्क्यू को लेकर के आएंगे, हु वॉज अ थिंकर एंड फिलोसोफर, पॉलिटिकल थिंकर। उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है। फिर हम बात करेंगे एयर टाइट सेपरेशन की, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने एनविजाज किया था, एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी में, जहाँ पे वो ये बात बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड हैव एन एयर टाइट सेपरेशन अमंग ईच अदर। ठीक है, तभी क्या है कि स्टेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, बट फिर हम बात करेंगे इसी के अंदर आगे बढ़ते हुए, बट ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सूटेबल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इस प्रकार का सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट करना मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो क्या होता है, जैसे अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, तो अमेरिका में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव है ये जो इट्स कार्व्ड आउट ऑफ सॉरी, जो एग्जीक्यूटिव है इट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन अमेरिका, यूएसए। बट इंडिया में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही निकल करके आता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो पार्लियामेंट के अंदर से ही एक सेक्शन को निकाल करके देनी पड़ेगी उनको। बिकॉज अगर तुम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव लाके खड़ा कर दोगे, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ पार्लियामेंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग इलेक्शंस इन द फर्स्ट प्लेस, अगर सब कुछ प्राइम मिनिस्टर को एक डिफरेंट एग्जीक्यूटिव बना करके ही करना होता तो इट वॉज डन टू गिव पावर टू द पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट में खूब सारी कमिटीज बनाई जाती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज बोला जाता है जिनको। ठीक है, टू मेक श्योर कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, ताकि क्या है कि स्क्रूटनी की जा सके। ठीक है, तो इंडिया में इट वॉज मेड श्योर वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंस्पिरेशन वॉज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके अंदर से निकालेंगे, अपन निकालेंगे लेजिस्लेचर के अंदर से ही, उसी में से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स तो नहीं है। तो जब हम इंट्रो लिखेंगे, इसका इंट्रो के अंदर पहले हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बहुत मॉन्टेस्क्यू का रोल बताएंगे, मॉन्टेस्क्यू क्या एनविजाज करता है, यूएसए का एग्जांपल देंगे, बट देन फिर हम स्टार्ट होंगे इंडिया के एग्जांपल के साथ में। बिकॉज इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इट इज़ नॉट जस्टिफाइड to have a separate executive from legislature. Hence, the legislature is carved out, sorry, the executive is carved out of the legislature itself. तो इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं हो सकता है। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इवॉल्व इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये होगा अपना इंट्रोडक्शन। फिर हम बात जब बॉडी में स्टार्ट करेंगे तब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस लिखेंगे जो कि दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से प्रोविजंस हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पे कंट्रोल कौन कौन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात आएगी किसकी, जुडिशरी की। आर्टिकल 13 के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। अगर वो लॉज इंडिपेंडेंस के पहले के हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज की जाएगी, जिसमें ये होगा कि उतना ही पार्ट डिसफंक्शनल किया जाएगा विच डज नॉट गो विद द फंडामेंटल राइट्स, और जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ में खड़ा है, उससे अग्री करता है, कॉन्कर करता है, उसको यूज में लिया जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा।
ये पावर देता है आर्टिकल 13, जुडिशरी को देता है ये पावर, ठीक है। फिर पहले अपन आर्टिकल 13 को मेंशन करेंगे कि भाई आर्टिकल 13 जो है इट क्लियरली रिड्यूसेस द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू कम अप विद आर्बिट्रेरी लॉज। पार्लियामेंट मर्जी पड़े जैसे लॉज लेके नहीं आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी पार्लियामेंट को। तो ये पावर कहाँ से आई? आर्टिकल 13 से आई। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 32 देता है जुडिशियल रिव्यू की राइट, ठीक है। तो ये अगर अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंसान इंडिया के अंदर वो किसको अप्रोच करेगा? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा टू कम अप विद अ रेमेडी, कि आप हमको ये रिलीफ प्रदान करें और मतलब ये रेमेडी दी जाए हमको, बिकॉज फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। अब वो किसी लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी हो सकता है या फिर किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज मेनका गांधी केस में भी डिसाइड हुई थी कि इट कैन गो अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल, ओके। इसके बाद में बात करेंगे हम आर्टिकल 74 एंड 75 की। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा कि जुडिशरी कैसे कंट्रोल कर रही है पार्लियामेंट के एक्शंस को और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को। फिर आंसर जब हम आगे बढ़ेंगे हम लिखेंगे आर्टिकल 74 एंड 75। 74 में देखो यार, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो प्रेसिडेंट के पास में सारी पावर्स नहीं चली जाए, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो वहां पे मेक श्योर किया गया है कि द प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट हु विल वर्क अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट क्या लेंगे? कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करा? प्रेसिडेंट की पावर्स पे क्या लगा दिया? एक चेक्स एंड बैलेंस लगा दिया, किसके थ्रू? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के थ्रू, राइट। फिर आता है आर्टिकल 75, वो ये बात करता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कभी भी हटाया जा सकता है एंड दे वर्क एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करेंगे इस केस में? अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो, किसी मिनिस्टर को हटाना है तो वो काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। फिर एक आर्टिकल 75 में एक चीज़ और दे दी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सारे के सारे मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्शंस के लिए। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी? इम्पोज कर दी, किसके ऊपर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। तो अभी अपन क्या बात कर रहे हैं? अभी अपन बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? थ्रू दी थिंग दैट दे वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेंगे। तो एक एडवाइस का एक वेब बना रखा है जिसको अपन चेक्स एंड बैलेंस कह रहे हैं, कि सब एक दूसरे की पावर को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, बीच में एक आर्टिकल 50 भी आता है जो मैं बताना भूल गया आपको। उसमें ये होता है कि जो द स्टेट शैल वर्क टू एंश्योर दैट देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है, अनलेस फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो या फिर रिट का प्रोविजन लगे थ्रू 5 रिट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। जब तक ये नहीं आए तब तक जुडिशरी क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए? आर्टिकल 74 75 तक पहुंच गए। फिर इसके बाद में आता है कैग के थ्रू कंट्रोल करना। कैग क्या करेंगे? गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। वो कैग एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रखी जाएगी। तो एक और तरीका क्या हो गया फाइनेंसेस को देखने का, कंट्रोल करने का एग्जीक्यूटिव को? थ्रू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। फिर इसके बाद में एक चीज आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस यूज किए जाते हैं, जैसे कट मोशन, सेंसर मोशन, और भी मोशंस हैं जो कि इंडिया ने भी कुछ इजाद किए हैं। उन मोशंस के थ्रू पार्लियामेंट क्या करता है? एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को कंट्रोल करता है, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई अपन को। अब बात आती है कि ये सब तो हो गया, मतलब चलो एक और आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल 102 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। इसके साथ में शेड्यूल 10 भी जुड़ा हुआ है जो ये बताता है कि मेंबर्स जो हैं वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इफ दे डू नॉट फॉलो सर्टन क्वालिफिकेशंस। फिर इसके बाद में आता है कि चलो अभी तक अपन ने क्या देखा भाई, जुडिशरी सेपरेट रहेगा किससे? एग्जीक्यूटिव से, थ्रू आर्टिकल 50। जुडिशरी के पास में पावर आ गई टू स्ट्रक डाउन द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स थ्रू आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 एंड इन आर्टिकल 226, ठीक है। फिर पार्लियामेंट के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी कंट्रोल कैसे हो गया? मिनिस्टर्स के ऊपर, थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर कैसे हो गया? मोशन थ्रू कट मोशन, सेंसर मोशन, ठीक है, टोकन कट। तो ये सब चीज़ें यूज हो गई। अब बात आती है कि पार्लियामेंट के ऊपर कैसे कंट्रोल करेगा?
मतलब अपन ने सबके ऊपर कंट्रोल की बात कर ली, पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? पार्लियामेंट के थ्रू के ऊपर कंट्रोल होगा थ्रू आर्टिकल 368। देखो यार, ऐसे तो कंट्रोल है ही, मतलब जैसे अगर जहाँ पे भी लोकसभा में कोई बिल पास होगा, उसकी सहमति राज्यसभा से भी पास होनी चाहिए, नहीं तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा, सर्टन एक्सेप्ट मनी बिल, है ना। और फिर एक चीज़ आती है कि अगर देखो, जब पार्लियामेंट की कंट्रोल की बात आती है तो हमको ये मेक श्योर करना है कि पार्लियामेंट आर्बिट्ररीली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर दे। हमको ये मेजर कंट्रोल रखना है, और ये कंट्रोल किया जाता है थ्रू आर्टिकल 368। इसको करने के लिए जो मेजोरिटी रखी गई है वो रखी गई है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर 1973 के केशवानंदा भारती केस के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी टाइम टू टाइम क्या करती है, डिफाइन करती रहती है, राइट। तो देखिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब है एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल का, बिल्कुल ऐसे सिंपल स्ट्रेट अवे पाथ नहीं है कि कैसे कंट्रोल इंश्योर होता है। तो ये सब हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, इन सारे आर्टिकल्स को मेंशन करेंगे ब्रीफ के अंदर, एंड देन इन द फाइनल थिंग कि भाई फाइनल हम क्या करेंगे, इन कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि इंडियन सिस्टम इज़ वेरी यूनिक। ना तो ये कंप्लीटली ब्रिटिश सिस्टम जैसा है, ना ये कंप्लीटली किसी और सिस्टम जैसा है, ना किसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा है। ये फेडरल होते भी क्वाजी फेडरल सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर्स को रख के बैठा है अपने साथ में। फेडरलिज्म है, बट सेंट्रलाइज टेंडेंसी भी है यूनियन गवर्नमेंट की कंट्रोल करने की। तो इसका हवाला देते हुए अपन को कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड अप्रोच में ये लिखना है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस है। एंड देन अगेन, ओपिनियन ऑफ द मीडिया and the wave of constitutionalism is very important to ensure a complete and thorough checks and balance on each and every stakeholder that exist in a state। कौन कौन से हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एक थॉरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, जो कि मेक श्योर की जा रही है टाइम के साथ में इंप्रूव भी हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, संविधानवाद जिसको कहते हैं, टू मेक श्योर एंड टू कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, सो दैट कोई भी दो ऑर्गन मिलकर के एक टायरानिकल गवर्नमेंट या टायरानिकल सिचुएशन की रचना ना कर ले। तो हमको यहाँ पे एक थोड़ा बैलेंस्ड कंक्लूजन देना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम यूनिक है, इसीलिए वी हैव कम अप विद द यूनिक आइडियाज टू कंट्रोल ईच अदर। मीडिया का ओपिनियन भी बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। तो जब हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो उसमें मीडिया का भी लिखेंगे। मीडिया जो है वो सारे ऑर्गन्स पे कंट्रोल कर सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो आई होप इस कंक्लूजन के बाद में आपको ये समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम अप विद more videos like this. Please subscribe to my channel and share this video with those who need it, right? Because it is free of cost, of course. Thank you very much.